क्या आपने महसूस किया है कि डिजिटल दौर में हम सभी की फिजिकल मूवमेंट्स कम हुई हैं? यदि सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी हो तो नी पेन हो जाता है। हम बाजार जाते नहीं हैं, अगर चले भी जाएं तो फल सब्जी खरीद के जब आते हैं तो उसे उठाना मुश्किल लगता है। और अगर कोई सामान शेल्फ में रखना हो, ज़मीन से कुछ उठाना हो तो बैक पेन। ऐसे में फिटनेस, फंक्शनल फिटनेस, ये क्या कॉन्सेप्ट है? फंक्शनल फिटनेस ट्रेनिंग पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं जसपाल चिकारा। नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कोच हैं। यस सर। तो जसपाल जी, क्या है ये कॉन्सेप्ट फंक्शनल फिटनेस का? देखिए, फंक्शनल फिटनेस का मतलब ये है कि जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को, आपकी डेली लाइफस्टाइल में उन चीज़ों में हेल्प करे। आप कोई भी सामान उठा रहे हो, रख रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज है, लाइफ में हर कोई करता है। अगर जो आपको इनको करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपको इनमें ग्रोथ कराए, इनमें एनहेंस कराए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दे और आपके डेली काम्स को ईज पे ला दे, वही फंक्शनल फिटनेस। तो ये जो जिम में हम नॉर्मल फिटनेस करते हैं उससे किस प्रकार से अलग है फंक्शनल फिटनेस? देखिए, जिम में एक गेम होता है बॉडी बिल्डिंग, तो लोगों को लगता है बॉडी बिल्डिंग करना ही फिटनेस है। वो एक स्पेसिफिक गेम है जिसके लिए उसके एथलीट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन फिट तो सबको रहना है, उठना बैठना सबको है, सीढ़ियाँ सबको चढ़नी है, चलना है। अगर जो बड़े हो जाते हैं, हमारे दादा हैं, वो बच्चों को गोदी में उठाते हैं, तो वो वही फिटनेस है कि वो एक बच्चे को गोदी में उठा पाए। ठीक है। अगर जो आपको कोई अलमीरा में सामान ऊपर रखना है, नीचे उतारना है, कोई सामान इधर से उधर उठा के रखना है, वही फिटनेस है। वही रोजमर्रा की जो बेसिक चीजें होती है वही फिटनेस में आती है। लेकिन एथलीट्स को किस प्रकार से मदद करता है फंक्शनल फिटनेस? देखिए, एथलीट्स का माइंडसेट, उनका गेम, उनका बिल्कुल अलग होता है। जो उनको उनके गेम में इंजरी से बचाए, उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करे, तो वो उनके लिए फंक्शनल फिटनेस वहां पे हेल्प करता है। लेकिन हर कोई एथलीट नहीं है। एथलीट्स 1% लोग भी नहीं होते, लेकिन बाकी सारे लोग, जो जनरल पॉपुलेशन है, स्पेशल पॉपुलेशन है, जैसे 60+ के लोग हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो स्पेशल पॉपुलेशन में आते हैं, कोई भी फीमेल है जो अपने प्री नेटल में या पोस्ट नेटल के टाइम पे है, तो उनको भी फिट रहना पड़ता है। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है। जी बिल्कुल। तो यानी उनको हम सभी जुड़ सकते हैं, पूरी पॉपुलेशन फंक्शनल फिटनेस से जुड़ सकती है। और उसमें एक बड़ा फर्क ये है कि इसमें कोई आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपका शरीर ही आपका इक्विपमेंट है। बिल्कुल, हमारी बॉडी मशीन है और हमने क्या करा है, मशीन्स को बनाए क्यों? ताकि हमारे काम चीज हो जाए। ठीक है। अगर जो हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उसके लिए हमने एक स्क्वाट मशीन को बनाया है। तो वहां पे जाके हम अपनी मसल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमें डेली एक्टिविटी में उन चीजों में हेल्प मिल सके। रनिंग करना, स्विम करना, साइकिलिंग करना, फिटनेस के बहुत सारे वो है। पर मसल्स को हम समझें कि हम सबको समझना चाहिए कौन सी मसल्स हैं जो एक्टिवेट होती हैं? देखिए, बहुत ज्यादा डीप में जाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। आप स्क्वाट का मतलब ये होता है सिंपली बैठना और खड़े हो जाना, उसी को स्क्वाट बोलते हैं। लेकिन अभी अगर जो मैं आपको बोलूंगा बैठना है, आपको सोफा पे खड़े होना, आप इजीली कर लोगे। मैं जैसे ही बोलूंगा आपको स्क्वाट करना है, आप उसके बारे में सोचोगे, आप एक अलग से अपना पोस्चर बनाने लग जाओगे। लेकिन इजीली बताऊं तो स्क्वाट का मतलब ये जो छोटा बच्चा बैठता है, जो बेबी स्क्वाट बोलते हैं, छोटे बच्चा बैठा खड़ा हो गया, वही स्क्वाट है। जी जी जी। अगर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहें कि फंक्शनल फिटनेस में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो की जा सकती हैं, तो इसका अगर कुछ विवरण कर पाएं आप। देखिए, आप रोटेशन की मूवमेंट्स होती है जिसमें आप अपनी बॉडी को रोटेट करते हो राइट लेफ्ट, तो उससे आपका बैलेंस, स्टेबिलिटी अच्छी बनती है। उसमें सिंगल लेग मूवमेंट्स होती है, आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हो, तो वहाँ पे एक पैर की स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो। जिसकी एज बढ़ती है, नीज में पेन होना, बैक में पेन होना, वो झुकते हैं, तो जिनका सिटिंग जॉब है, लोग आईटी सेक्टर में ज्यादा हैं, 10-10, 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, उनका पूरा हैमस्ट्रिंग, जो हमारा बैकवर्ड पार्ट ऑफ थाई होता है, वो टाइट हो जाता है। आगे लैपटॉप पे झुक के काम करते हैं, पूरा सर्वाइकल का इशू होना, फीमेल्स में बहुत ज्यादा इशू आता है सर्वाइकल का या लोअर बैक पेन का, क्योंकि सिटिंग जॉब्स की वजह से एक तो मसल वीक हो जाती हैं, फिर खाना ज्यादा खाना, ठीक है, ओवर ईटिंग करना, नाइट शिफ्ट्स में काम करना, उसकी वजह से हार्मोन्स। तो जसपाल जी, जैसा आपने कहा कि हैमस्ट्रिंग टाइट हो गई, मसल टाइट हो गई, इसका क्या मायने हुआ? देखो, जब भी हमारी मसल शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट मतलब वो फ्लेक्स होगी जब वो छोटी होगी, और लंबे टाइम तक मैं बैठा हुआ हूँ इसी सोफा पे 6 घंटे 8 घंटे, वो अब मेरा पैर सीधा नहीं हो पा रहा, मसल शॉर्ट है ऑलरेडी, उसके बाद वो क्या है, टाइट होने लग जाती है, कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो नहीं जाता मसल में। एग्जैक्टली। और जो उसकी सपोर्टिंग मसल है वो उसको सपोर्ट करना बंद कर देती है, इस वजह से वो मसल टाइट होने लग जाती है। अब जैसे मेरा हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, मैं खड़ा हूंगा, तो मसल लेंथनिंग पे जाएगी, तो मेरे को आगे झुका के रखेगी, और फिर सारा जोर नी पे आता है, इसलिए घुटनों में दर्द होता है। जो हमारी सपोर्टिंग है वही वीक होती है। इसका मतलब यही है, हमारे नीज हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम खड़े रहेंगे, बैठे हैं, नीज एक्टिव है, जब उनको एक्टिविटी करनी पड़ेगी वो वीक होंगे, तो उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक जगह ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, बाकी मसल्स उसकी हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए समस्याएं होती है। तो हम बहुत चीजें और सुनते हैं, जैसे एसएनसी सुनते हैं, क्रॉस फिटनेस सुनते हैं, ये सब भी पार्ट है फंक्शनल ट्रेनिंग का? बिल्कुल। देखो, हर चीज फंक्शनल ट्रेनिंग से ही निकलती है। आप क्रॉसफिट बोलो, उसके अंदर वो अलग एक स्पोर्ट हो गया। अगर जो आप बोलते हो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जिसको आप एसएनसी कह रहे हो, तो उसके अंदर क्या है कि आपकी कंडीशनिंग का मतलब है कि यू कैन रन, आप भाग पाओ, ताकि आपका कार्डियोवास्कुलर, आपके हार्ट का जो भी
डिजीज है उससे आप बच पाओ, ठीक है। आप लिफ्ट करते हो ताकि आपका मसल बिल्ड हो, आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो, खाना पीना आपको अच्छे से आओ, डाइजेशन आपका अच्छा हो जाए। तो इन सब चीजों को जब मर्ज करते हैं तो उसको मर्ज करने के बाद इसको फंक्शनल फिटनेस में कन्वर्ट करते हैं। जी, और जसपाल जी, वेडनेसडेज एडिशन में हम वाइल्ड लाइफ पे भी फोकस करते हैं, तो हम सबका एक ही घर है प्लैनेट अर्थ और बायोडाइवर्सिटी की हार्ट बीट है। फंक्शनल फिटनेस में एनिमल वॉक ये भी हमारी मदद करती है। जी देखो, ऐसे ही जैसे एनिमल फ्लो, जैसे अभी बोला गया कि क्रॉसफिट हो गया, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग हो गया, ऐसे ही एनिमल फ्लो एक पार्ट ऑफ वर्कआउट है। तो एनिमल फ्लो में क्या करते हैं कि ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जिसको हम एनिमल से इंस्पायर्ड होकर करते हैं। उसके अंदर लिजर्ड वॉक होता है, तो आपके रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया, आप ज्यादा डीप पे बैठ पाते हो, आप लेट पाते हो, खुद को पुश कर पाते हो, पुल कर पाते हो। So one can walk like say a monkey, yes, a crab वॉक होता है, मंकी वॉक होता है, बहुत सारे अलग अलग उनसे इंस्पायर होके और उन मूवमेंट्स को किया जाता है ताकि आपकी मोबिलिटी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को एक साथ कंबाइन करके और उससे स्ट्रेंथ से मर्ज कर सके। तो फिर ये योगा से किस प्रकार अलग है, क्योंकि ये सारी चीजें योग में भी होती हैं, आप उसमें भी स्ट्रेचिंग करते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं, एनिमल वॉक्स होती हैं, तो ये अलग किस प्रकार से? देखो, योगा और फंक्शनल फिटनेस एक ही चीज है। योग भारत में बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, और योग से ही सब कुछ निकला है। योगा, मैं मानता हूँ कि जो वेट ट्रेनिंग भी निकली है वो योगा से ही निकली है। उन्हीं योगा अभ्यास को जब हम दूसरे भारी वजन के साथ, एक्सटर्नल लोड्स के साथ जब परफॉर्म करते हैं तो उसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। अगर जो आपको सिर्फ श्वास पे करना, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर जो आपको अपना मोबिलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना, आपको योगा करना पड़ेगा। लेकिन उसी को जब एक्सटर्नल लोड के साथ परफॉर्म करोगे तो आपका वेट ट्रेनिंग हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप कुछ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी बताएं। सबसे पहले टेनिस से शुरू करते हैं। अगर कोई टेनिस का खिलाड़ी है तो कैसे ट्रेन करें? अभी एग्जांपल ले लेते हैं, राफेल नडाल, रिसेंटली उनको ग्रेट ऑनर मिला है। और आई रिमेंबर कि 2005 में उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड आई वाज इन कॉलेज इन 2008। तो उस टाइम पे उन्होंने पहला अपने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड किया था सिंगल्स में। सो जो टेनिस खिलाड़ी होते हैं वो एक पैर के ऊपर लैंड रखते हैं। वो क्ले कोर्ट के मास्टर थे, तो क्ले कोर्ट टफ होता है खेलना, कि वहां पे जो बाउंस होता है वो ज्यादा होता है और जो बॉल होती है वो क्ले उसको एब्जॉर्ब करती है शॉट को। तो ठीक है, लेकिन वहां पे बहुत लंबी रैली चलती है, तो उनको एंड्योरेंस ज्यादा चाहिए। अब एक जो खिलाड़ी है उसको लंबी रैली खेलनी है तो उसको एंड्योरेंस ज्यादा, इसका मतलब उसका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। ही शुड रन मोर। उसको रोटेशन करना है तो उसका ओब्लिक्स का, जो उसके साइड्स होते हैं उसको हेल्प करे, उसका हिप, उसकी काफ, उसकी हैमस्ट्रिंग्स, उसके शोल्डर, तो उसको पूरा पावर जनरेट करना है, लेग रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। इतनी सी रेंज के अंदर उसको अपना पूरा शॉट कन्वर्ट करना है और पूरा पावर उस बॉल के अंदर ट्रांसफर करना है टू द अदर कोर्ट। जी जी जी। इसी प्रकार अगर क्रिकेट की बात भी की जाए तो क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट में फंक्शनल ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखो, बहुत जरूरी है फंक्शनल फिटनेस रखना या फिर गेम स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना, क्योंकि वही उनके गेम को एनहेंस करती है। हर गेम का नेचर अलग है। जो वेट लिफ्टर है उसको पावर और स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। आपने बात की टेनिस की, तो टेनिस के प्लेयर को एजिलिटी ज्यादा चाहिए। एजिलिटी का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करना स्पीड के साथ। सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, वहां पे फिर बैलेंस चाहिए। तो आपको बैलेंस ट्रेनिंग करनी है, स्टेबिलिटी करनी है, एजिलिटी करनी है, अलग अलग फॉर्मेशंस ऑफ वर्कआउट को। पर ये भी समझाइए, क्योंकि हम ये वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेंथ, एजिलिटी। मान लीजिए मैं 10 किलो उठा रहा हूँ, वेरोनिका 15 किलो उठा रही है, लेकिन मैं 10 किलो 10 मिनट उठाता हूँ, वेरोनिका 15 किलो 5 मिनट उठाती हैं, तो फिर वो बहुत ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वो सब्जेक्टिव चीज होगी कि किसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। मेल फीमेल में अलग होता है, एस्ट्रोजन होता है, किसी में टेस्टोस्टेरोन हो रहा है, एज वाइज होता है, लिम्ब लेंथ, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो डिफर करती है। किसका मसल कितना मैच्योर है। अब मैं 20 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप 2 साल से कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। किसका अपना इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, सबका अपने इंडिविजुअल वीकनेसेस है, प्रोस कौन सबके हैं, तो बिल्कुल सब्जेक्टिव है। और ये हमने बात करी फिटनेस की, रिहैब में कितनी मदद करती है? अगर हम फंक्शनल ट्रेनिंग की बात करें, किसी को इंजरी हो गई, बैक पेन है, सर्वाइकल है, तो उसमें कितनी सहायक है फंक्शनल? देखिए, सबसे पहले जब भी रिहैब चलता है तो सबसे पहले रिकमेंडेशन ही डॉक्टर के लिए होता है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, ऑर्थो के पास जा रहे हो, फिजियो के पास जा रहे हो, उसके बाद वो आपको एक फिटनेस ट्रेनर्स के पास भेजते हैं। वो बोलते हैं कि अब आपके पास ये ड्रिल्स हैं और ये परफॉर्म करना है। तो बिल्कुल डॉक्टर रिकमेंडेशन के साथ रिहैब बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें ट्रेनर्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको टिल द टाइम आप दोबारा इजी हो जाओ अपने एक्टिविटीज के लिए। उस टाइम तक रिहैब करने में फंक्शनल फिटनेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन बहुत से सीनियर सिटीजन भी आज डीडी मॉर्निंग शो देख रहे होंगे, तो कल्पना कीजिए कोई 70 प्लस है, 75 प्लस है, उन्हें लगता है कि नहीं, एक्सरसाइज अगर करना है तो बच्चों ने करनी है, युवाओं ने करनी है। सीनियर सिटीजन को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? सर देखो, आज के टाइम पे क्या है, सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है उसी हिसाब से क्या हो गया, हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं, हमारे काम को इजी करने के लिए ज़्यादा मशीन्स है, हम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, हम कार से आ जा रहे हैं, तो हमारा वॉक कम हो गया है, हमारा चलना फिरना कम हो गया। सबसे पहले तो हमें अपने वॉक के लिए जाना चाहिए। अपने घर पे हर किसी बड़े को बोलो एटलीस्ट ज़्यादा, अगर जो वर्कआउट भी नहीं करे तो एटलीस्ट वो वॉक करना स्टार्ट करे। उनको एक टारगेट दो, सबसे अच्छा रहेगा उनको एक ईजी टारगेट देना कि आप 1 किलोमीटर वॉक करो या 2 किलोमीटर वॉक करो,
उनका वीकली चार्ट भी बना सकते हो 8 to 10 किलोमीटर, दैट वुड हेल्प डेफिनेटली। और वॉक के साथ क्या कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरी कॉर्पोरेट नौकरी है, मैं कंप्यूटर के सामने पूरा दिन बिजी रहती हूँ, तो मैं 1 घंटा नहीं निकाल सकती हूँ, तो क्या कुछ ऐसी बेसिक प्रैक्टिसेस है जो की जा सकती हैं? बिल्कुल, देखो आप अर्ली मॉर्निंग एक 15 मिनट योगा से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जब भी आप अपने ऑफिस में हो, ट्राई करो कि आप ज्यादा टाइम तक एक जगह बैठे ना रहो। हर घंटे के बाद एक बार उठो, एक वॉक लो, अपने कॉरिडोर तक वॉक लेके आओ, वापस स्टार्ट करो। अपनी नेक की मूवमेंट्स कर सकते हो। नेक को कभी भी रोटेट नहीं करना, नेक को यू कैन पुल इट राइट, लेफ्ट, डाउन एंड अप, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू रोटेट योर नेक। तो ये सर्वाइकल का जो एक रहता है, देखो सर्वाइकल के लिए आपको स्पेशल ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जो भी कोई इंजरी है आप उसको खुद से कभी भी डायग्नोस नहीं करोगे, उसके लिए प्रॉपर पेशेंट्स है, जो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करो। जी, तो फंक्शनल फिटनेस में जब लोग आपके पास आते हैं और वो कहते हैं जी मुझे जीवन के 40 साल हो गए, मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, मैं पुशअप नहीं लगा पाऊंगा, फिर आप कैसे समझाते हैं उनको? देखिए, उनको सबसे पहले तो यही बताना होता है कि जो गया वो तो गया, लेकिन अभी से स्टार्ट करो ताकि आने वाले 40 खराब ना हो। और इवन सबसे देखो जो 40s में है, उनको आप खुद के लिए नहीं करना, उनको आप करना है अपने बच्चों के लिए। आपने पहले स्ट्रगल करा, आपने काम करा, अपना लाइफ सेट किया, लेकिन अब आप अपनी फिटनेस के लिए काम करो और आप मोटिवेट करो सबसे पहले अपने घर पे, अपने बच्चों को मोटिवेट करो, अपने माँ बाप को मोटिवेट करो। उसके बाद आने वाली जनरेशन को पहले से पता होगा कि फिट रहना क्यों जरूरी है, और आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि अब आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है फिट ना रहने से क्या क्या डिफिकल्टीज। और अब तो आजकल सभी फिट इंडिया की बातें भी करते हैं। लेकिन एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर किसी को इस इंडस्ट्री में जाना है, फिटनेस ट्रेनर बनना है, किसी को सिखाना है, तो क्या कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं? या डेफिनेटली, देखो इनिशियल कोर्सेज होते हैं, कुछ डिप्लोमाज होते हैं, कुछ डिग्रीज होती हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम करो। मैंने ग्रेजुएशन किया है स्पोर्ट्स साइंस से, वैसे ही स्पोर्ट्स साइंस से बीएससी करो, फिर मास्टर्स करो। और जो स्पेशल ट्रेनर्स के कोर्स होते हैं उसमें काफ़ी इंडियन कोर्सेज भी हैं, फिट इंडिया के भी कोर्सेज होते हैं, और एस सीपीटी होता है, न्यूट्रिशन के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जिसको स्पोर्ट्स में जाना है, एथलीट्स को ट्रेन कराना है, तो उसके लिए CSCS होता है, जो कि स्पेसिफिकली ही आप अगर जो किसी एथलीट को, इंटरनेशनल टीम को आपको ट्रेनिंग करानी, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, तो आपको CSCS या ASCA के कोर्सेज होते हैं, आपको वो करने होते हैं। ओके, लेकिन अगर आपने फिटनेस चाहिए तो आपको थोड़े हेल्थ गोल्स भी बनाने होंगे, तो क्या अच्छे हेल्थ गोल व्यक्ति रख सकता है, या कौन सी ऐसी मोबिलिटी है कि आप पहले लक्ष्य रखें कि मैं ऐसे करना चाहता हूं और धीरे धीरे उसकी ओर प्रयास करें? देखिए, आप सबसे पहले अपने लिए कोई ना कोई ऐसा किसी कोच से, ऐसे किसी ट्रेनर से बात करो जिसके अंडर गाइडेंस आप काम कर पाओ। इनिशियली डेज में आप खुद से आपको नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, एक अपना शॉर्ट गोल बनाओ, 1 साल का एक लॉन्ग टर्म गोल बना लो, उसको डिवाइड कर लो 3 या 4 शॉर्ट टर्म गोल में, कि 3 महीने में मैं 1 पुशअप करूंगा, 6 महीने में मैं 10 पुलअप करूंगा, या 1 साल के अंदर मुझे 5 किलोमीटर का रनिंग करना है। आप ऐसे शॉर्ट टर्म 3-4 गोल बनाओ, एक लॉन्ग टर्म का गोल बना लो, ताकि वो शॉर्ट टर्म के गोल्स जब आप अचीव करोगे, लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने में वो आपको मोटिवेट करके रखेंगे। जी जी जी, एक अंतिम प्रश्न, हम जब भी ये बोलते हैं कि हम जिम करना है या वर्कआउट करना है, फिटनेस करना है, हम केवल सीमित रहते हैं वेट लॉस तक, क्योंकि हमें पतला होना है इसलिए हमें जिम जाना है, तो पतले होने तक ही सीमित है फंक्शनल ट्रेनिंग या कोई भी अदर चीज़? देखिए, मैं हर किसी को एक ही चीज़ समझाता हूँ, अगर जो आपको पतला होना है तो आप कैलोरी डेफिसिट पे जाओ, अपनी थाली का पोर्शन पहले 1/3 उसको कम कर दो, आपका वेट वैसे ही कम हो जाएगा। एक्टिविटी लेवल करने के लिए सिर्फ आप वॉक करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा कम खाना स्टार्ट करो, वेट कम करना सबसे ईजी चीज़ होता है। सबसे टफ टास्क होता है लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रह के और वेट ट्रेनिंग करना, योगा करना, स्विम करना, वॉक करना, एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट या एक्सरसाइज जो आप करना चाहते हो, तो उसको कंटिन्यू करना सबसे ज्यादा टफ टास्क है। उस पे फोकस करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, तो आशा करते हैं कि हम लोग अपनी डेली रूटीन में फंक्शनल फिटनेस से जुड़ी एक्सरसाइज करेंगे, पहले प्रॉपर वार्म अप करेंगे, एक रूटीन को अपनाएंगे, फिर कूल ऑफ करेंगे, और जो हमने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करे हैं उसे समय के साथ हम अचीव करेंगे। आज कार्यक्रम में आके फंक्शनल फिटनेस ट्रेनिंग पर बातचीत करने के लिए जसपाल जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।